आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज से ही हम लोग इस जीएस प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच में इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं। और वह भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बहुत दिग्गज टीचर के माध्यम से, एक बहुत ही दिग्गज शिक्षक के माध्यम से आपके इस सेशन की शुरुआत हो रही है। नितिन सर आपके सामने हैं, और चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो शिक्षक यूपीएससी में पढ़ाता है और यूपीएससी के लिए लंबे समय से काम कर रहा है, दशकों से काम कर रहा है, वो निश्चित रूप से आपके सोच और समझ को बनाने में बहुत सहायक होता है। और कहा जाता है कि यूपीएससी की परीक्षा वही विद्यार्थी पास कर सकता है जिसके मौलिक सोच का, बेसिक्स का पूरा विकास हो जाता है, जो अपने सोच और समझ का विकास कर लेता है। क्योंकि आप सभी लोगों की बहुत डिमांड थी कि पॉलिटी को शुरू किया जाए, तो अभी पॉलिटी की क्लास शुरू हो रही है, हमारी भी क्लास होती रहेगी, लेकिन पॉलिटी की क्लास अब नितिन सर कंटिन्यू करेंगे। और नितिन सर बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं पढ़ करके जान जाएंगे। बहुत ही दिग्गज शिक्षक हैं, और सर के पढ़ाने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप सारे लोग क्लास को करेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। सर सारी चीज़ों को आपको एनोटेट करते हुए चलेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और जहाँ कहीं भी बाइलिंगुअल जो टर्म है ज़रूरत होगी या इंग्लिश के टर्म की ज़रूरत होगी, तो वो भी सब आपके साथ होता जाएगा, क्योंकि सर पारंगत है दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, जिसके नाते कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और इस क्लास को करने के बाद आपको दोबारा कभी भी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत होगी। तो आपके इस क्लास में मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्पेस आईएएस एकेडमी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बच्चे जो है अलग अलग राज्यों से हैं और यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, और ये क्लास जो है मुझे लगता है कि इनमें वो बच्चे हैं जो ऐसा मन बना के चल रहे हैं कि वो रैंक लाएंगे, बहुत अच्छे रैंक के साथ सफल होंगे। तो आपको अब समर्पित है क्लास, आप करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाय बच्चों, मैं जो आपके साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ वो पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जैसा कि उपेंद्र सर ने आप लोगों को बताया अभी। ठीक है, तो बाकी का मैं संक्षिप्त परिचय ये दे दूं कि मैं पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, पीएसआईआर, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ाता रहा हूँ, पिछले 10-15 सालों से करीब पढ़ाता रहा हूँ। चलिए, तो बहरहाल इन बातों को छोड़ते हुए शुरुआत करते हैं पॉलिटी की। क्लियर? तो जहाँ तक राज्य व्यवस्था का सवाल है, ठीक है, राज्य व्यवस्था का सवाल है, तो देखिए, जीएस पेपर सेकंड के अंदर देखो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये समझें 4 चीज़ें हैं इसके अंदर दी गई है। और सबसे पहले पॉलिटी, क्लियर, और ये मैं जीएस पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मेंस के अंदर क्या वेटेज है, और फिर मैं पीटी के अंदर वेटेज क्या है उसकी चर्चा करूँगा, और फिर आपसे ये चर्चा करूँगा कि पिछले विगत वर्षों में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, सिलेबस क्या है, और फिर आज शुरुआत करते हैं कि संविधान क्या होती है, किस किस तरह की संविधान होती है, लिखित संविधान क्या है और लिखित संविधान क्या होती है, ये सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। फेडरल क्या होता है, संघीय क्या होता है, या एकात्मक या यूनिटरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले ये समझे कि पॉलिटी का जहाँ तक सवाल है, तो 250 मार्क्स के पूछे जाते हैं प्रश्न, उसमें से तकरीबन आप मान के चलें 150 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, पॉलिटी से पूछा जाएगा। और आईआर या अंतर्राष्ट्रीय संबंध की यदि चर्चा करें तो यहां से लगभग आप 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहां रख लें आप, ठीक है। तो इसके अलावा गवर्नेंस या अभिशासन और सोशल जस्टिस, इन दोनों को मिलाकर तकरीबन आप मान के चलें कि यहां से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी डायनामिक है। आज ही काफ़ी चर्चा में रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है आरक्षण के ऊपर, ईडब्ल्यूएस के ऊपर, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन के आरक्षण के ऊपर। तो उसको भी समझेंगे जब मैं आपको फंडामेंटल राइट बताऊंगा, तो आई विल इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को शामिल करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि देखिए, करंट इसमें काफ़ी मायने रखता है, करंट अफेयर्स या समसामयिकी जिसे कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि 3 अखबार इन जनरल आपको थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, बहरहाल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के लिए नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो उसमें द हिंदू प्रमुख है, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण। बहरहाल दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में मैं लिखता भी रहा हूँ। अभी आप इंतजार कीजिए, 4-5 दिन के अंदर इंडो पैसिफिक के ऊपर एक लेख आने जा रहा है मेरा,
ठीक है। तो ये 3 अखबार और द हिंदू के अंदर जो इसका एडिटोरियल होता है ना, या एडिटोरियल या संपादकीय, ये पूछी, इससे बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। दो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी जानकारी मैं दूं, आप जब द हिंदू का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अभी पिछले 1.5 महीने से उन्होंने एडिटोरियल का हिंदी और तमिल वर्जन देना शुरू किया है, यहां पर आपको मिल जाएगा, क्लियर। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू के इन 2 एडिटोरियल को भी आप मैनेज कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को आप मैनेज कर पाएंगे, क्लियर है पॉइंट। और ये काफी डायनामिक सा होता है ये सब्जेक्ट, क्लियर। अब देखिए कि यहाँ पर 2013 से लेकर 2021 तक की यदि बात की जाए तो पॉलिटी के क्वेश्चन पे यदि चर्चा करें तो सामान्य संविधान और तुलना में जैसे यूएसए का आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, अभी पीटी का भी मैं सिलेबस आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि आपको किन किताबों से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यूएसए, चाइना, रशिया, क्लियर, और इंडिया का तो पढ़ना ही है। इनके संविधान से और इसकी तुलना से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, अलग अलग साल में, ठीक है। बहरहाल ये मैक्सिमम करीब 38 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछे गए इस सेक्शन से। इसके अलावा जब आप कार्यपालिका में आते हैं, अभी मैं बता रहा हूं कि कार्यपालिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। और इसके अंदर आप प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति नहीं, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, क्लियर। और यदि राज्य स्तर पे जाएंगे तो यहीं पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद होते हैं। इसके अलावा विधायिका से आप देखिए कि करीब 40 मार्क्स के क्वेश्चन इन जनरल पूछे गए हैं मैक्सिमम, आप यदि देखें तो। और यहां पर हम संसद और विधानसभा और विधान परिषद, ये। इसके अलावा संघवाद और स्थानीय सरकार, यानी कि केंद्र एवं राज्य संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं और संघवाद से, ठीक है। और जब आप विधिक निकाय की बात करते हो तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये। तो मोटे तौर से ये 4-5 सेक्शन है जिसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लियर। अब देखिए, मैं सबसे पहले, आप लोग साथ साथ लिखते चलना, मैं सिलेबस पहले डिस्कस कर लूं और उसके बाद कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि यूपीएससी ने क्या पूछा है, बीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे नाउ। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमें पढ़ना है वो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, क्लियर, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद प्रीएम्बल या प्रस्तावना। चौथा, सिटीजनशिप या नागरिकता। और जैसे नागरिकता पढ़ रहे होंगे तो इसमें जैसे कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि CAA का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और जैसे NRI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO क्या होता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, नहीं, ये साथ साथ चर्चा करते रहेंगे, जो कुछ भी प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, रिसोर्सेज मैं बता दे रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स का भी, ठीक है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं और फिर, तो ये लिख लिया आप लोगों ने। नाउ देखिए, नेक्स्ट इसके अंदर जो 5वां है आपका, ठीक है, उसके बाद मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व, जैसे डायरेक्टिव,
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी भी कहते हैं। क्लियर? इसके बाद जो चर्चा होगी, हम और आप चर्चा जो करेंगे वो 7वां, इसमें देखिए जब आप सरकार कहते हैं ना, ठीक है, या जब आप गवर्नमेंट कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, पहले ये समझिए। इसके अंदर मैं सिलेबस भी साथ में लिखता जा रहा हूँ और थोड़ा सा इसे समझ लेंगे तो सिलेबस को भी समझने में आसानी हो। जब आप सरकार कहते हैं तो इसमें एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका, क्लियर, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, और जुडिशियरी जिसमें न्यायपालिका। क्लियर? देखिए विधायिका का जो मुख्य कार्य है, ठीक है, वो कानून बनाना, टू इनैक्ट लॉ। क्लियर? न्यायपालिका का मुख्य कार्य है, ठीक है, फैसला देना। क्लियर? और मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पीछे जो कुछ भी पढ़ा हो, क्लियर, उसको बिल्कुल ध्यान में रखें और एकदम से क्लीन स्लेट से एक तरीके से चीज़ों की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? फैसला देना या फिर संविधान की व्याख्या देना, टू गिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अब देखिए जहां तक एग्जीक्यूटिव का सवाल है तो समझिए जो काम इनका नहीं है, जो काम इनका नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी बच गया वो किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक है? एग्जीक्यूटिव के काम को डिफाइन नहीं किया गया कहीं भी संविधान के अंदर। क्लियर? तो जो कुछ भी बच गया वो किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। अब देखिए कि जब 3 लेवल है, एक तो यूनियन जिसे हम कहते हैं केंद्र, क्लियर, दूसरा हमारा क्या है? स्टेट यानी कि राज्य, और तीसरा हमारा, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। लिखे? ओके। अब देखो ये 3 स्तर है। अब बारी बारी से हम तीनों स्तर के एग्जीक्यूटिव को, पॉलिटी को और जुडिशरी को समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन। यूनियन लेवल पे यानी कि केंद्र की यदि बात की जाए तो सबसे पहले यहां पर क्या होंगे? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। ठीक है? इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। क्लियर? तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने का मतलब कि मंत्री परिषद। क्लियर? अच्छा, इसी मंत्री परिषद में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्लियर? और मैं बताऊंगा कि एक कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं जिसको कि हिंदी में काबीना मंत्री कहा जाता। क्लियर? इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसे राज्य मंत्री कहते हैं, और लास्ट में हमारा डिप्टी मिनिस्टर जिसे उप मंत्री कहा जाता है। ठीक है? हम और आप चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री भी एक कैबिनेट रैंक का ही मिनिस्टर होता है, लेकिन वो फर्स्ट अमंग द इक्वल होते हैं। सारे बराबर लोगों में सबसे पहला जो स्थान होता है वो इनका होता है। क्लियर? ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद जो हम थोड़ी सी चर्चा इस चीज पे भी करेंगे, ठीक है, कि आजकल मुद्दा एक कैबिनेट कमेटी का भी है। क्लियर? कैबिनेट समिति। क्लियर? इसके बाद जब ये चर्चा कर चुके होंगे
दूसरा हमारा क्या आता है, पार्लियामेंट। वैसे तो पार्लियामेंट 3 चीज़ों से बना होता है, जिसमें एक हमारे प्रेसिडेंट होते हैं जो कि इसके अभिन्न अंग होते हैं। क्या होते हैं? अभिन्न अंग। क्लियर? इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। दूसरा, इसके बाद हमारा क्या होगा? राज्यसभा। राज्यसभा, क्लियर? काउंसिल ऑफ स्टेट, क्लियर? और लोकसभा, क्लियर? हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल के नाम से। तो यहां तक आपने देखा एग्जीक्यूटिव, ये क्या हो गया हमारा? संसद। और जब हम इसके बाद किस पे आते हैं? जुडिशरी पे। तो इस जगह पे जुडिशरी में हमें क्या मिलता? सुप्रीम कोर्ट, क्लियर? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखिए, साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे ताकि आप समझ पाए कि सिलेबस का कौन कौन सा हिस्सा पूरा हो पाया है, अभी कौन कौन सी चीजें रह जाती है। ओके, आपके सामने पारदर्शिता ज्यादा मायने रखती है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद हम कहां पर आते हैं? स्टेट लेवल पे, यानी कि राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पर, क्लियर? अब जैसे हमारे प्रेसिडेंट है ना, क्लियर, उसी से तुलना कर सकते हैं किसकी? गवर्नर की, क्लियर? यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल के बाद जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा हमारा? मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर। और यहां भी ऐसे ही मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और यहाँ भी वैसे ही 3 लेवल होते हैं। मैं जब आगे जब इन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ तो फिर डिस्कस करेंगे डिटेल्स में इसको, ठीक है? अब देखिए इसी जगह पे जो यहाँ की विधायिका है, यहाँ पर विधायिका के अंदर फिर से गवर्नर यानी कि राज्यपाल इसके अंग होते हैं, सदस्य नहीं होते। मैं चर्चा करूंगा कि इसका क्या मतलब होता है। और फिर यहाँ पर विधान परिषद और फिर विधान सभा, क्लियर? लिख ले, विधान परिषद एंड विधानसभा, क्लियर? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, इस जगह पे हमें क्या मिलेगा? हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय, क्लियर? उच्च न्यायालय। और साथ में लगे हाथ हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, ये पढ़ेंगे, अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे साथ में, ताकि हमारा जुडिशरी खत्म हो जाए। इसके बाद ये जब हम कर पाते हैं, क्लियर, तो इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस, क्लियर? इसमें यानी कि केंद्र राज्य संबंध, क्लियर? केंद्र राज्य संबंध की यदि बात की जाए तो नो, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक, दूसरा जो डायमेंशन होगा हमारा फाइनेंशियल, वित्तीय, और तीसरा लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका संबंधी। इन 3 डायमेंशंस को प्रमुखता से हम और आप डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियर? देखिए विधानमंडल, विधायिका देखो एक जनरल टर्म है, ठीक है? और विधानमंडल भी कह सकते हैं, विधायिका का भी प्रयोग किया जाता है, कार्यपालिका का भी प्रयोग किया जाता है, व्यवस्थापिका का भी प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट इसके बाद हम पंचायती राज और फिर नगरपालिका, नगरपालिका यानी कि ये रूरल सेल्फ गवर्नमेंट और ये अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल बच्चे, एक एक चीज समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा सिलेबस लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज समझाऊंगा मैं बारीकियों को, ठीक है। समझिए, पहले सिलेबस लिख लें, थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं सिलेबस से, ठीक है। अभी कुछ पढ़ाया नहीं हमने आपको। देखिए इसके बाद समझिए कि थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, जिसको संवैधानिक निकाय कहते हैं, नहीं। और दूसरा हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, ठीक है। देखिए संवैधानिक निकाय वो है जो संविधान में उल्लेखित दिया गया, ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखो धैर्य रखना होगा, बारी बारी से सब मैं बताऊंगा, सब सारे तरीके बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे चीजें। नाउ तो संविधान में देखिए, यदि कोई निकाय या कोई बॉडी संविधान में उल्लेखित है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। जैसे कि आप यदि कह लें तो फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लिखिए चुनाव आयोग, क्लियर। ऐसे और भी बहुत सारे संवैधानिक निकाय हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए अब बारी आती है गैर संवैधानिक निकाय की, क्लियर। इसमें देखो दो तरीके के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ना हो उसको गैर संवैधानिक निकाय। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक स्टैट्यूटरी या विधिक, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो संसद या राज्य विधायिका के कानून से, नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के कानून से, राज्य विधायिका के कानून से बनाया जाता है, क्लियर। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लें सीवीसी की, केंद्रीय सतर्कता आयोग, क्लियर, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया जाता है, क्लियर, यानी कि प्रधानमंत्री ने शासन का आदेश जारी किया और फिर बन जाता है, गठित की जाती है। जैसे किसी जमाने में प्लानिंग कमीशन, नहीं, योजना आयोग, अब क्या है, नीति आयोग, नीति आयोग। ओके, तो ये लिख लिया। तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों को पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा, ठीक है। तो मोटे तौर से ये सिलेबस है जो कि हमें और आपको कवर करना है और साथ में हम मुद्दे को डिस्कस करते रहेंगे, क्लियर। अब इसके बाद दूसरी चर्चा अभी आप लोगों ने पूछा, क्लियर। ओके, चलिए अभी आ रहा हूं, अभी तो ये सिर्फ मैंने अभी सिलेबस लिखवाया है, ठीक है। देखिए बुक की यदि बात की जाए
ठीक है। तो देखिए जो सबसे पॉपुलर किताब है, क्लियर, वो एम लक्ष्मीकांत की, क्लियर। दूसरी किताब, अभी मैं बता रहा हूं इन दोनों किताबों के बारे में। दूसरी किताब श्री राम श्री रंगम की है, नहीं, और रोहित देव झा, क्लियर। ये किताब पॉपुलर है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पीटी तक आपको चीज़ों को मैनेज करके देगा, क्लियर, समझ आई बात। ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ, ये देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि पुरानी कहावत है, वंस यू गो एक्स्ट्रा माइल्स वेयर इज द कंपटीशन। जब आप 4 कदम आगे चलते हैं, यूपीएससी के सिलेबस को आप पूरा करते हैं, ठीक है, तो स्टेट पीसीएस का सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा, क्लियर। और जो उससे रिलेटेड राज्य स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होंगी वो मैं चर्चा कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मोटे तौर से सिलेबस यही है, लेकिन अब जो चर्चा हो रही है एम लक्ष्मीकांत की, तो सिर्फ पीटी के लिए यदि आपको पढ़ना है तो आप एम लक्ष्मीकांत को कवर करें। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी समग्र हो, ठीक है, तो इस किताब को मैं रेकमेंड करूंगा, श्री राम श्री रंगम और रोहित देव झा की, ठीक है। ये पियर्सन पब्लिकेशन की है, ध्यान देना, ये किसकी है, पियर्सन पब्लिकेशन की, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आती है, क्लियर। इसलिए इसे कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो इशू एरियाज है, क्लियर, क्या इशू एरियाज यानी कि समसामयिकी के जो मुद्दे हैं उसको भी क्या किया गया है, कवर किया गया, क्लियर। तो इसे, और 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए, क्लियर, 11th की एनसीईआरटी। नाउ लेकिन किसी एक किताब के ऊपर ये फोकस करें और उस किताब को जितनी दफ़े पढ़ें वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले जो इस क्लास में आपको पढ़ाई जा रही है चीज़ें, उसको थोड़ा सा कवर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसको आप रिवाइज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अब आपसे मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि संविधान है क्या, ठीक है, संविधान कहते किसे हैं। सबसे पहले तो ये समझा जाए, संविधान किसी भी देश का क्या होता है, मूलभूत कानून होते हैं, जिसको देखते हुए दूसरे कानून को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यानी कि और कानून जो होंगे इस कानून को देखते हुए बनाया जाएगा, क्लियर। जैसे भारत के संविधान की यदि बात की जाए तो इसमें ये समझिए कि ये क्या है, मूलभूत कानून है, क्लियर। और ये क्या होगा, इसमें बदलाव होता है, क्लियर। अब एक चीज आप ये समझिए कि मूलभूत कानून क्या होते हैं। मूलभूत कानून हमेशा किसके द्वारा बनाई जाती है, संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। अब ये समझो कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा की यदि बात की जाए तो ये इसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, क्या बनाना, संविधान बनाना, क्लियर। और जैसे ही संविधान बन चुका तो ये क्या होगा, भंग हो जाता, यानी कि ये खत्म हो जाता, क्लियर। इसके बाद यदि इसमें इस मूलभूत कानून या संविधान में कुछ भी बदलाव करना है तो वो कौन करती है, संसद करती है। वो कौन करती है, संसद करती है, ध्यान दीजिए। अब इस बदलाव की यदि बात की जाए तो ये क्या होता है, समय के मुताबिक होता है, समय के मुताबिक होता है, ध्यान दीजिए। इसके अलावा संसद एक और काम करती है, कानून बनाना या विधि का बनाना, ठीक है, कानून बनाना या विधि का बनाना। तो सबसे पहले इसके बाद मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं कि संविधान और कानून में क्या फर्क है, संविधान और कानून में क्या फर्क है। तो एक तरफ संविधान और दूसरी तरफ कानून या विधि, जिसे हिंदी इंग्लिश में लॉ कहते हैं, इसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये क्या है, मूलभूत कानून है, क्लियर। और
इसके हिसाब से, क्लियर, संविधान के हिसाब से जो कानून होते हैं के मुताबिक बनाए जाते हैं, संविधान के मुताबिक बनाए जाते हैं। क्लियर। संविधान की यदि बात की जाए तो ये संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। ये किसके द्वारा बनाया जाता? संसद के द्वारा। ये संविधान सभा क्या होगा? सिर्फ एक बार बनेगा, ठीक है, गठित होगा और उसके बाद ये भंग हो जाता, यानी कि खत्म हो जाता। क्लियर? क्या हो जाता? भंग हो जाता। क्लियर? जहां भी डाउट हो अपने सवाल को रखिएगा सो दैट आई कैन टेक अप। दूसरी तरफ संसद जो होती है ये बार बार, ठीक है, ये क्या होगा? बार बार गठित होता। क्लियर? जैसे अभी संसद के अंदर क्या चल रही है? 17वीं लोकसभा, और 17वीं लोकसभा का पीरियड कब से कब है? तो 2019 से लेके 2024 तक। क्लियर? यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? इसे लिख लीजिए। तो ये मूलभूत कानून है, इसके हिसाब से सारे कानून बनाए जाएंगे। क्लियर? और इस कानून के मुताबिक ही क्या चलाया जाता है? पूरे देश को चलाया जाता है, देश चलाया जाता है। ठीक है? और ये मूलभूत है जिसके हिसाब से ये सारे कानून होंगे। अब देखिए कि जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान का सवाल है, तो इसमें एक चीज आप ये जाने कि हमने कहा कि ये बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। ओके, चलिए मैं बाइलिंगुअल बोलते रहे। अच्छा, बाइलिंगुअल, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग। और इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्लियर? जो बदलता रहता है, यानी कि इसे जीवंत दस्तावेज। क्लियर? जैसे कुछ एग्जाम्पल दूं आपको, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल में आज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर? 103वां संविधान संशोधन विधेयक। क्लियर? यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नहीं, इसके तहत क्या हुआ कि जो आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में। ठीक है? और सरकारी नौकरियों के अलावा शैक्षणिक संस्थाओं में। इट मीन्स इसे क्या कहा जाता है? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दी गई है। कहां पर? तो नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब में, और साथ में जो शैक्षणिक संस्थाएं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर। ठीक है? आज की तारीख में ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने 3-2 के फैसले से ये कहा कि ये जो संविधान में संशोधन या जो बदलाव किया गया है वो क्या है? वैलिड है। ये आज की खबर है। ठीक है? एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अब देखिए, एक सबरीमाला का केस आया। नहीं, इस सबरीमाला के केस में 4-1 का फैसला दिया गया। अच्छा, 4-1 कहने का क्या मतलब? पहले तो ये समझ लीजिए कि 4 जज जो हैं वो किस उस फैसले के पक्ष में है, फेवर में है। क्लियर? और एक उसके अगेंस्ट में है। क्लियर? विपक्ष, या इसे क्या कहा जाता है? विसम्मत। क्या कहा जाता है? विसम्मत। इसमें देखो, केरल के अंदर ये एक सबरीमाला टेम्पल है। ठीक है? केरल में सबरीमाला टेम्पल है। उसमें ये था कि 10 से 50 साल के उम्र की जो महिलाएं हैं, क्लियर, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में होती हैं या ऋतुस्राव के पीरियड में जो होती हैं, क्लियर, तो किस चीज का कह रहे हो? 3-1
नहीं, आप फिर से देख लीजिएगा, राधिका बनर्जी और वो दो, और जो हमारे यूयू ललित हैं वो तो डिसेंटिंग वोट दिया है, 3 पक्ष में दिया, ठीक है, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। चलिए, तो 10 से 50 उम्र के जो लोग महिलाएं हैं, ठीक है, इन महिलाओं को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में होते हैं उनको इसके गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं थी, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको हमारे फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 इसका क्या माना, उल्लंघन माना, और इजाजत दे दी कि जो महिलाएं हैं किसी भी वर्ग की, वो क्या हो सकती हैं, किसी भी वर्ग की, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं, अब यहां पर प्रवेश कर सकती हैं। क्लियर। एक चीज आप देखिए, और एक आध एग्जांपल दूं, जैसे लिविंग रिलेशनशिप आप जान रहे हैं 1960-70 के दशक में बिना विवाह किए बिना एक लड़के और लड़की को पति पत्नी जैसा रहने की इन जनरल समाज इजाजत नहीं देता था। क्लियर। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि लिविंग रिलेशनशिप ना सिर्फ सही है, उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो संतान उत्पन्न होते हैं, उनको भी वो पूरा इनहेरिटेंस का राइट है, बारिश होने का, एक एक संपत्ति के ऊपर अधिकार उनका भी होगा। इज इट ओके? यहां तक पॉइंट समझ में आ रही है? तो क्या नहीं समझ में आ रहा है बताएं, दीपक राज प्लीज रखिए। देखिए, तो मैंने ये बोला कि समय समय पे ये क्या होती है, बदलाव होती रहती है। क्लियर। समय समय पे क्या होती रहती है, बदलाव होती रहती है। अब लिविंग रिलेशनशिप जो कि अब तक मंजूर नहीं था, अब क्या है, मंजूर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो बारिश होगा उसको सारे के सारे पैतृक संपत्ति में से अधिकार होगा। तो 2-3 बातें हो गई। क्लियर। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये मूलभूत कानून है, जितने भी कानून होंगे इसके द्वारा बनाए जाएंगे, इसके हिसाब से होंगे, ठीक है। ये कानून जो होती है वो संसद बनाती है, और जब संविधान की बात करें तो संविधान सभा के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर है? यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? ओके। जहां भी कोई भी थोड़ा भी डाउट हो रखिए बात को, मैं देन एंड देयर उसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। ये लिख लिया आप सभी लोगों ने? अब देखिए, नेक्स्ट जो समझने की जरूरत है इसमें, कि जैसा कि हमने बताया कि लिविंग होता है, यानी कि जीवंत दस्तावेज होता है, जीवंत होता है। क्लियर। यानी कि ये क्या होगा, समय के हिसाब से बदलेगा। क्लियर। समय के हिसाब से बदलेगा, फ्लेक्सिबल होता है। और 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है, इसको लागू किया गया पूर्णतया। नाउ अब देखिए संविधान, बच्चे सिलेबस बताया जा चुका है एक बार हमने, ठीक है। शायद आपने बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो हो सकता है इसके कारण से, ठीक है। सिलेबस पे चर्चा हो चुकी है। अब देखिए, एक चीज समझना कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, संविधान कहते हो, ठीक है, तो इसमें एक क्या होता, प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल। अच्छा, प्रियम्बल क्या है? जैसे हमारे किताब में एक परिचय होता है ना, प्रीफेस आपने देखा होगा, प्रस्तावना उसी जैसा होता है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, तो शुरुआत में प्रस्तावना, उसके बाद कितने हैं, 22 भाग हैं, पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 22 भाग हैं। इसके अलावा शेड्यूल है। क्लियर। शेड्यूल कहने का मतलब अनुसूची। क्लियर। अनुसूची। अब देखिए, इसकी संख्या आज की तारीख में कितनी है, 12। पहले कितनी थी, पहले तो 8 थी, आज में 12 है। इसकी संख्या बढ़ के 24 हुई थी, फिर आज की तारीख में कितनी है, 22 है। ये पॉइंट क्लियर? अब देखो, इस भाग के अंदर इसको मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, ठीक है। और इस चीज को समझना, जब आप इस चीज को समझ पाएंगे तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान को बहुत ही बेहतर ढंग से आप क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। क्लियर। देखिए, किसी भी भाग के अंदर, ठीक है, क्या होगा, चैप्टर। क्लियर। तो सबसे पहले क्या होता है, पार्ट्स, भाग। उस भाग के अंदर क्या होगा, चैप्टर, ठीक है। चैप्टर के अंदर आपका क्या होगा, आर्टिकल, नहीं,
आर्टिकल के अंदर क्लॉज, अभी हिंदी में भी लिख रहा हूं, क्लॉज, और इसके अंदर सब क्लॉज। क्लियर? तो खंड और उपखंड। क्लियर? लिखिए, खंड और उपखंड। लिख लिया? चलिए, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस हिस्से को मिटा रहा हूं ताकि आप लोग यहीं पे समझ पाए। ठीक है? क्या दूसरा स्लाइड लेना होगा? ये रब नहीं होता? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई। अब देखिए, मैं कर ही दे रहा हूं पार्ट्स, इसके अंदर चैप्टर, चैप्टर के अंदर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के अंदर क्लॉज, क्लॉज के अंदर सब क्लॉज। ठीक है, यही है। नहीं, जैसे कितने भाग हैं? 22। देखिए, थोड़ा समझने के लिए पार्ट 1 में यूनियन एंड स्टेट्स दिए गए। अभी ये सिर्फ कंसेप्ट समझना, संघ एवं राज्य के बारे में। नहीं, ये आर्टिकल या अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये क्या है? भाग 1। नहीं, इसमें कोई चैप्टर नहीं है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, जब भाग 2 में आओगे, ठीक है, भाग 2 में, तो इसमें सिटीजनशिप या नागरिकता दी गई है। क्या दी गई है? नागरिकता। और ये कहां से कहां दिखेगा आपको? अनुच्छेद या आर्टिकल, नहीं, इसको देखो, मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद, अभ्यास, इसको भाग, इसको खंड, इसको उपखंड। क्लियर? पहले बेसिक्स को समझते हैं ताकि जब मैं आगे रेफर करूंगा, देखो पार्ट ये, ठीक है, आर्टिकल ये, अनुच्छेद ये, खंड ये, उपखंड ये, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अन्यथा आप थोड़ा परेशान रहेंगे, इसीलिए सबसे पहले बेसिक्स चीज को समझते हैं। अब देखिए, भाग 3 के अंदर, नहीं, भाग 3 के अंदर आप एक चीज ध्यान देना कि हमारा क्या दिया गया? फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? यानी कि मूलभूत अधिकार। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, लिखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन बताना। अब देखिए, इसके बाद हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपको अनुच्छेद या आर्टिकल 36 से 51 तक। क्लियर? उसके बाद इसी पार्ट में, क्लियर, पार्ट ये जोड़ा गया 51 में, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत कर्तव्य। ध्यान देना, एक चीज और यहां पर समझिए, बेसिक चीज। क्लियर? यदि ये है, मान लो लिखा हुआ अनुच्छेद, नहीं, आर्टिकल या अनुच्छेद 51A, या मान लो 300A लिखा हुआ है, नहीं, मान लो कि 243Z लिखा हुआ है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। ठीक है, 243Z लिखा हुआ है। चलिए, देखिए, जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है और जो बीपीएससी की रिक्वायरमेंट है, वो तो करनी पड़ेगी बच्चे। क्लियर? तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक चीज गौर करना कि ये
जहां भी कैपिटल लेटर में दिख जाए ना, कैपिटल लेटर के अंदर, एक कंसेप्ट को सीधा समझो, ये संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, मतलब मूलभूत संविधान जो शुरू में संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी उसमें नहीं था। संसद ने क्या किया, संविधान में बदलाव किया और इसको जोड़ दिया। क्लियर है पॉइंट? जहां भी कैपिटल में दिख जाए। लेकिन यदि यहीं पे समझना, जैसे 19(1)(a) दिया गया, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। अब छोटी सी चीज को समझ लो, यहां पर क्या है, ये स्मॉल लेटर है, नहीं स्मॉल अल्फाबेट में, तो ये मूलभूत संविधान में था। जब शुरुआत में संविधान बनाई गई, ओरिजिनल जो संविधान था उसमें था, और जैसे ही कैपिटल दिख जाए तो आप समझ लेना कि बाद में संसद ने क्या किया है, उसमें संशोधन या बदलाव करके, एमेंड करके उसमें जोड़ा है। और सिर्फ इस तथ्य से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब देखिए कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A, इसमें कहीं भी चैप्टर्स नहीं है। ध्यान देना, सीधे तौर से क्या है, आर्टिकल्स है। अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। ठीक है, मैं आ रहा हूं यहां पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। नाउ देखिए, अब मैं समझना संविधान की पूरी व्यवस्था क्या है, और इस व्यवस्था को यदि आप समझ पाएंगे तो लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है, रिटेन या अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको भी समझ पाएंगे। क्लियर? नाउ देखना, अब हमने देखा कि मैं फिर से यहां पर लिखता हूं, पार्ट 1 में चैप्टर्स नहीं है, पार्ट 2 में चैप्टर्स नहीं है, पार्ट 3 में चैप्टर्स नहीं है, पार्ट 4 में चैप्टर्स नहीं है, पार्ट 4A जो कि बाद में जोड़ा गया, चैप्टर्स नहीं है। अब आते हैं, पहली बार पार्ट 5 के अंदर चैप्टर्स दिखेगा आपको। क्लियर? देखिए, जैसे चैप्टर 1 के अंदर एग्जीक्यूटिव दिया गया है, नहीं, और एग्जीक्यूटिव कहां से कहां दिया गया है, आर्टिकल, मतलब यहां पर कार्यपालिका दी गई है, कार्यपालिका दी गई है, ध्यान देना। और कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक, ठीक है, इसमें जो चर्चा है वो किसके बारे में, तो हमारे राष्ट्रपति के बारे में, नहीं, उपराष्ट्रपति के बारे में, समझना। इसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ये क्लियर? तो लिख लीजिए इसको। क्लियर? अब देखिए, दूसरी तरफ भाग 5 का ही चैप्टर 2 है, इसमें संसद दिया गया, यानी कि आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। क्लियर? ध्यान देना, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। अब यहां पर, ठीक है, संसद, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति में यहां पर क्या है, अध्यादेश जारी करने का। क्लियर? अब थोड़ा सा दिमाग में आपके जरूर आ रहा होगा कि ये अध्यादेश क्या भला है आखिर, नहीं, ये होता क्या है। ठीक है, और यहां पर देखिए कि 79 से लेके 122 तक है, और यहां पर सिर्फ एक अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद 123। क्लियर? क्या? अनुच्छेद 123। अभी मैं आपको संसद नहीं पढ़ा रहा हूं, ना राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूं, सिर्फ परिचय दे रहा हूं किसके बारे में, तो संविधान के बारे में, एक मोटे तौर से आप समझ पाए कि इसमें है क्या, और उसके बाद हम फिर से गहराई में उतरेंगे। लेकिन यहां पर चूंकि छोटी सी चर्चा मैं कर लूं लेजिस्लेटिव पावर का। ठीक है, अब देखिए, और फिर मैं लौटता हूं उसके ऊपर, ये अध्यादेश क्या होता है। क्लियर? अध्यादेश क्या होता है, या ऑर्डिनेंस। क्लियर? ये आर्टिकल 123 के अंदर होता है। ठीक है, अनुच्छेद 123 के अंदर। समझिए कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, संसद का प्रमुख काम क्या है, कानून बनाना। ठीक है, इनैक्ट लॉ। क्या करना,
कानून बनाना। अच्छा, कानून तो तब बनाएगी जब संसद क्या हो, सत्र में हो। क्लियर, यानी कि किस में हो, सेशन में हो। अच्छा, एक चीज जानो कि सिंपल तरीके से समझते हैं कि जो सांसद होते हैं वो हमारे और आपके द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा की बात मैं बात कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। जो निचला सदन है हमारे और आपके द्वारा चुने जाते हैं। आप यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, आपके अपने अपने क्षेत्र में एमपी चुने जाते होंगे और आप वोट डालते होंगे 18 साल या उससे ऊपर के। क्लियर। अब क्या होता है, इनका सत्र बुलाया जाता है। सत्र बुलाया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, सत्र बुलाया जाता है किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। नहीं, जब सत्र बुलाया जाएगा तो ये आएंगे, सारे लोग आएंगे और फिर संसद का क्या होगा, कामकाज चलेगा। और उस कामकाज में जो सबसे प्रमुख होता है वो कानून बनाने का। ठीक है, तो जब संसद सत्र में हो तो संसद कानून बनाएगी। क्लियर। लेकिन जब संसद सत्र में हो ही ना तो संसद कानून बना ही नहीं सकती उस समय, ध्यान देना। और जब संसद कानून नहीं बना सकती, ठीक है, और तत्काल यदि जरूरत पड़ जाए कानून बनाने की तो आखिर कानून तो बनाना ही पड़ेगा ना। क्लियर। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, प्रेसिडेंट के पास, कि वो क्या करते हैं, अध्यादेश जारी कर देते। नहीं, प्रोक्लेमेशन कहते, प्रोक्लेमेट करते। नहीं, हिंदी में देखो वैसे एग्जैक्ट जो वर्ड यहां पर जो भाषा है हमारे संविधान की, तो इसमें कहा जाता है कि प्रख्यापित करते। क्लियर। और यही मानक हिंदी प्रयोग किया जाता है बहुत बार यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के द्वारा, ध्यान देना। और यहां पर आपको तब फिर क्या किया जाता है, अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। अध्यादेश जब एक बार जारी हो गया ना तो जो ताकत संसद ने कानून बना के कानून का होता है वही ताकत इस अध्यादेश का भी होता है। तत्काल चूंकि संसद सत्र में नहीं है तो क्या किया जाता है कि भाई कानून तो कहीं से बनाने की जरूरत है, तत्काल बनाने की जरूरत है, और संसद का सत्र बुलाओगे और कानून पास करवाओगे, इसमें तो वक्त लग जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बीच का रास्ता जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, जुगाड़ कहते हैं। ठीक है, तो जुगाड़ क्या है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव है। क्लियर। एग्जीक्यूटिव के क्या है, हेड है, व्यवस्थापिका के या कार्यपालिका के, ये अध्यादेश जारी कर देते और ये तत्काल क्या बन गया, कानून बन गया। ठीक है, अब क्या नियम है, ठीक है, नियम क्या है ये समझना कि जब भी संसद का सत्र शुरू होगा, ठीक है, सबको जब बुलाया जाएगा, उसकी जो पहली बैठक होगी, क्लियर, फर्स्ट मीटिंग जो होगी, नहीं, उस मीटिंग के 6 हफ्ते के अंदर अंदर, क्लियर, 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको क्या करवाना पड़ता है, पारित करवाना पड़ता है या पास करवाना पड़ता है। क्लियर। और एक बार पास हो गया और पास होने के बाद फिर से राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया तो वो ऑर्डिनेंस जो कि टेम्पररी था वो क्या हो जाएगा, परमानेंट। क्लियर। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लाया गया, बिल लाया गया, विधेयक लाया गया। नहीं, यहीं पे कंसेप्ट समझना, विधेयक संसद से क्या हुआ, पारित हुआ, और पारित होने के बाद इस पर राष्ट्रपति की क्या लगी, सहमति। सहमति कहने का मतलब एसेंट, यानी कि उनका सिग्नेचर। और जैसे एसेंट या सिग्नेचर हुआ तो वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। क्लियर। और इस एक्ट को क्या कहते हैं, अधिनियम। और ये अधिनियम जब बना तो फिर एक्चुअल में लागू होगा। देखिए, जो संसद में प्रस्ताव लाया जाता कानून बनाने का वो क्या कहलाता, विधेयक कहलाता। क्लियर। संसद जब उसको पारित कर देती, राष्ट्रपति ने उसके बाद मुहर लगा दिया, मुहर लगाने के बाद वो अधिनियम या एक्ट बन जाता है। ये पॉइंट समझ में आया सभी को कि विधेयक और अधिनियम या बिल और एक्ट में क्या फर्क है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो रखिए। क्लियर है, नहीं अभी जो समझाया जा रहा है वो समझ में आई है या नहीं, बिल्कुल मैं जीरो से समझा रहा हूं, मेरी कोशिश है बिल्कुल जीरो से, पीछे की चीज भूल जाइए, कमजोर है मजबूत है वो सब भूल जाइए और अभी पे सिर्फ फोकस करें आप। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। संसद के अंदर प्रस्ताव लाया गया कानून बनाने का, उस चीज को क्या कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, संसद के पटल पर कानून का प्रस्ताव
क्लियर? कानून का प्रस्ताव क्या कहलाता है? विधेयक। ठीक है, क्या लिखना चाहो इंग्लिश में तो लिखिए प्रपोजल टू इनैक्ट लॉ। क्या हुआ? विधेयक। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद संसद ने इसको क्या किया? पास किया। पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के बाद ठीक है उन्होंने सिग्नेचर कर दिया तो एक्ट बन गया, और एक्ट बन गया तब जाके वो क्या होगा? लागू होगा। ओके, थोड़ा स्लो कर लेता हूं, ठीक है, चलिए कोई बात। देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, दोहरा रहा हूं। अध्यादेश, अध्यादेश कब लागू होगा? ध्यान देना, जब संसद सत्र में ना हो। सत्र क्या होते हैं? बैठक होते हैं, जब सबको बुलाया जाता है कि भाई आइए काम काज कीजिए, संसद क्या बनाए? कानून बनाए। क्लियर? संसद क्या बनाए? कानून बनाए। ओके, देखिए मैं कहां पर था पहले ये आपको बता रहा हूं। मैं था पार्ट 5 पे। पार्ट 5 के अंदर 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के अंदर ये 5 हैं। दूसरा पार्लियामेंट है जिसके अंदर राष्ट्रपति, ठीक है, पार्लियामेंट है जिसके अंदर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसके बाद मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जब संसद सत्र में ना हो और कानून बनाने की जरूरत हो तो फिर क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश इसलिए जारी किया जाता है कि कानून बनाने का एक्चुअल काम किसका है? संसद का है। और संसद का ही क्यों है? क्यों? क्योंकि संसद के अंदर हमारे और आपके क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्लियर? हमारे और आपके क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम और आप चुन के भेजते हैं। और जो लोकतंत्र है उसमें जनता मालिक है, और सारी जनता तो बैठ नहीं सकती है संसद में, तो वो क्या करेगी? अपने प्रतिनिधित्व को भेजती है और वो प्रतिनिधि कानून बनाता है। ठीक है, तो कानून बनाने का संसद का काम है। संसद अभी सत्र में नहीं है, सत्र में नहीं है तो भाई राष्ट्रपति उसकी जगह एक कानून क्या कर देते हैं? जारी कर देते हैं, और फिर उसको बाद में संसद से पारित करवा लिया जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? बताना। हरिंदर कुमार, ओके, चलिए अब देखिए कि इसके बाद तो हमने देखा कि नाउ ये समझ में आ चुका, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा। जुडिशरी में यहां पर अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक क्या होगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। क्लियर? इसके अलावा जो लास्ट हिस्सा है, ठीक है, जो लास्ट हिस्सा है वो किसका है? कैग का, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्लियर? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। ना तो हमने देखा कि संविधान के अंदर पार्ट्स हैं, पार्ट्स के अंदर चैप्टर हैं, और चैप्टर के अंदर क्या होता है कि आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल्स के अंदर देखिए, जैसे पार्ट 3 के अंदर एक आर्टिकल है 19(1)(a) नहीं, और पार्ट 3 जो है हमारे किससे जुड़ा हुआ है? फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है। क्लियर? ये क्या है आपका? आर्टिकल या अनुच्छेद। क्लियर? ये क्या है? क्लॉज, खंड। ये क्या है? उपखंड, खंड और उपखंड। क्लियर? चलिए आज इतना काफी है, और जो अभी तक पढ़ा हमने उसको 10 मिनट में मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर देता हूं, ताकि यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को अभी दूर करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैंने चर्चा की आपसे, ठीक है, चर्चा ये की कि संविधान क्या है। ठीक है, फिर से सुनना, संविधान क्या है? संविधान क्या होता है? किसी भी देश का मूलभूत कानून, फंडामेंटल लॉ। अच्छा, मूलभूत जब आप कहते हो मतलब सबसे ओरिजिनल वही है, यानी अब जो नया कोई कानून बनेगा तो उस मूलभूत कानून या संविधान के मुताबिक होगा। क्लियर है पॉइंट? अब एक चीज और भी समझिए कि इसमें क्या होता है कि समय समय पे बदलाव होता है।
यदि समय समय पे बदलाव ना हो, क्लियर, तो जो मूल चीज है उसमें यदि थोड़ा फर्क नहीं करेंगे आप समय के हिसाब से, तो वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए संविधान में उसको समय के हिसाब से बदलने की व्यवस्था है। उस बदलने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। समझ में आई बात, या क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए, जहां दिक्कत हो बताना, मैं एक बार फिर से सारी चीजों को अगले 5-10 मिनट में दोहरा दे रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होगा, बदलाव होगा। बदलाव का हमने 2-3 एग्जाम्पल दिया आपको, क्लियर। एक सबरीमाला का, जिसमें 10 से 50 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, केरल की सबरीमाला जगह पे जो टेम्पल है, और उसमें क्या है, एक लॉर्ड अयप्पा है, भगवान अयप्पा है, जो कि क्या माने जाते हैं, ब्रह्मचर्य के देवता माने जाते हैं, क्लियर। हाँ, अभी आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, ठीक है। वो क्या माने जाते हैं, ब्रह्मचर्य के देवता माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं 10 से 50 साल की उम्र की रजोस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उससे वो अपवित्र हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, ठीक है, और उस फैसले में कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों सुनाया, क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या या लास्ट एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार किसका होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का। और उसने कहा कि देखिए, ये महिलाओं के अधिकार का हनन है, ठीक है, ये एक तरीके के छुआछूत है, जिसको एकदम से रोका गया है संविधान के अंदर, इसलिए असंवैधानिक है, संविधान के मुताबिक नहीं है, ध्यान देना। और इसको क्या कर दिया गया, असंवैधानिक करार दे दिया गया, और कहा गया कि वहां पर प्रवेश होगी 10 से 50 साल की महिलाओं की। तो जितने भी नियम है, जितने भी कानून है, जितने भी परंपराएं हैं, वो सब के सब क्या होंगे, संविधान के मुताबिक होंगे, क्लियर। ओके, अभी आ रहे हैं बच्चे, 2 मिनट रुक जाइए, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, ठीक है। पहले एक बार इसको रिकैप्चुलेट कर देता हूं, उसके बाद जो क्वेरी होगी, क्वेरी इसके लिए अलग से 10 मिनट में समय दूंगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि संविधान और कानून में क्या फर्क है। संविधान क्या है, मूलभूत कानून है। मूलभूत कानून कहने का मतलब जितने भी कानून होंगे, परंपरा होगी हमारी, ठीक है, कोई भी लॉ बनाया जाएगा, उपनियम बनाया जाएगा, कुछ भी बनाया जाएगा, वो संविधान के मुताबिक होगा। जैसे नहीं होगा, उसको किसी ने चुनौती दे दी यदि, क्लियर, या सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो स्वतः भी क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है, एक्शन ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, और उसको खत्म कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, ठीक है, एक सभा थी जिसको गठित किया गया, और इसका काम ही था संविधान बनाना, मूलभूत कानून बनाना, और क्लियर। उसके बाद ये भंग हो गया, भंग होने का मतलब ये खत्म हो गया, क्लियर। लेकिन दूसरी तरफ कानून की यदि बात की जाए तो ये संसद द्वारा बनाई जाती है। अब संसद में आप देखो 2 बातें हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। लोकसभा का अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है, 17वीं लोकसभा, मतलब अब तक 16 बार पहले गठित हो चुका है और 17वां गठित होकर चल रहा है। तो जो कानून होता है वो इसके द्वारा बनाया जाता है, और इस कानून को क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, ठीक है, एक्ट कहते हैं। क्लियर है यहां तक पॉइंट। अब देखिए, नेक्स्ट जो ये हमने एग्जांपल दिया आपको कि ये समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे कि आज का ही फैसला आया था, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उसको जायज ठहरा दिया गया। ये जो बदलाव किया गया था संविधान के अंदर, उसको जायज ठहरा दिया गया। अब मैंने आपसे ये बताया कि संविधान की यदि बात की जाए तो संविधान, जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर देखा होगा एक्सेल सीट होते हैं ना, ठीक है, एक्सेल सीट के अंदर आप देखोगे कि A B C D ऐसे लिखी होती है, इधर भी A B C D नहीं, और ऐसे आप देखोगे कि क्या होता है, कॉलम बना होता है, नहीं, बिल्कुल सुसज्जित होता है, एक तरीके से होता है, एक अरेंज होता है। ध्यान देना, इसी ढंग से हमारा संविधान भी अरेंज है। सबसे पहला जो है उसमें क्या आता, हमारा प्रियम्बल आता, प्रस्तावना। प्रस्तावना कुछ नहीं है, बस एक परिचय है, नहीं, जैसे आज उपेंद्र सर आए, मेरा परिचय करवा दिया, क्लियर, समझ आई बात। उसी ढंग से संविधान का जो परिचय करवाया जाता छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, वो क्या है, आपका प्रस्तावना कहलाता है, ठीक है। अब उसी किताब में, संविधान रूपी किताब में 22 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, 22 हिस्से हैं। क्लियर है पॉइंट। अब देखो सबसे अंत में क्या है, शेड्यूल है, अनुसूची। देखो शब्द समझना, अनुसूची, छोटा सा सूची, क्लियर, और इसमें लिस्ट दी गई है, क्लियर, अलग अलग अनुसूची के अंदर अलग अलग लिस्ट दी गई है, क्लियर, कि जैसे 8वीं अनुसूची में जो संविधान 22 भाषाओं को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उन 22 भाषाओं का नाम दिया गया। ऐसे कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। अब मैंने बताया, अब आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो अभी खंड उपखंड पूछ रहे थे वो अभी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मैंने क्या बताया कि भाग 1 के अंदर यूनियन और स्टेट है, क्लियर। भाग 2 के अंदर नागरिकता दी गई है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेके कहां तक है, 11 तक है। भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट है, 12 से लेके 35 तक है, ध्यान देना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने आपसे चर्चा की कि भाग 4
जिसमें DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अब क्या हुआ कि एक संविधान में बदलाव किया गया, ऐसे समझना, संविधान में क्या किया, बदलाव किया गया, और 42वां जो बदलाव था ना, उसको 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। 100वां बदलाव जो होता है उसको 100वां संविधान संशोधन कहते हैं। 102वां संविधान संशोधन, समझ में आई बात? जैसे 103वां संविधान संशोधन या 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, वो EWS से संबंधित इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं सवर्णों में, उसको आरक्षण दी गई। ठीक है, कहां पर? सरकारी नौकरी के अंदर और फिर इस कॉलेजेस के अंदर दी गई। वो 103वां था। तो ये नंबर है, आप समझो, नंबर है। यदि वैसे ही 42वां संविधान संशोधन की यदि बात की जाए तो उसके साथ क्या जोड़ा गया, 4A जोड़ा गया, ठीक है, पार्ट, और उसमें 51A जोड़ दिया गया, और हमारे कुछ कर्तव्य हमें दे दिए गए कि ये कर्तव्य करने होंगे। क्लियर? नहीं, अनुसूची का मतलब क्या होता है? क्लियर? देखो अनुसूची है क्यों, पहले ये समझ लीजिए और फिर मैं अनुसूची पे आता हूं। आप लोग अपने क्वेरीज रखिए, ठीक है। इसके बाद जो मैंने कहा कि जो हमारा 5वां हिस्सा है, ठीक है, जो 5वां हिस्सा है, क्लियर, 5वां भाग जो है, उस 5वें भाग के अंदर अलग अलग चैप्टर है। नहीं, देखो संविधान हुआ, उसके अंदर भाग हुआ, नहीं, अब तक हमने 4 तक देख लिया। पहली बार 5वें भाग में अलग अलग चैप्टर है, नहीं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। क्लियर? और इस चैप्टर 1 के अंदर 52 से लेके 78 अनुच्छेद है, समझना। इस चैप्टर 2 के अंदर 79 से लेके 122 अनुच्छेद या आर्टिकल दिए गए। चैप्टर 3 के अंदर सिर्फ एक आर्टिकल है, 123। चैप्टर 4 के अंदर क्या है, 124 से लेके 147 तक। चैप्टर 5 के अंदर क्या है, 148 से लेके 151 तक। ये पॉइंट क्लियर है? बताना, क्लियर है? ध्यान देना। नहीं, जब मैं बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, जब मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप देखोगे तो ऐसी चीजें ही पाएंगे आप, ठीक है। इंडेक्स नहीं है, आप समझिए। क्लियर? अब देखो यहां तक पॉइंट समझ में आ गया। अब एक आपने प्रश्न पूछा कि ये खंड क्या है, ठीक है। तो संविधान के अंदर पार्ट, पार्ट के अंदर चैप्टर, चैप्टर के अंदर आर्टिकल, नहीं, या अनुच्छेद, अनुच्छेद के अंदर खंड, खंड के अंदर उपखंड। क्लियर? जिसको कहते हैं क्लॉज, इसको कहते हैं क्या, सब क्लॉज। क्लियर? जैसे एक आर्टिकल 1 है, 19 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर A है, ठीक है। इसी को क्या लेके जाता है, 19(1)A, बोलने और अभिव्यक्ति की आ जाती। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल, ये खंड, ये उपखंड। ये प्रश्न समझ में आ चुका जिनका था, खंड उपखंड क्या होता है। अब आते हैं, आप अपने प्रश्न रखते रहिए, ठीक है, मैं बता रहा हूं। अब आते हैं कि अनुसूची क्या होता है। अच्छा, आपने एक ये देखा क्या, विकिपीडिया, बताओ, विकिपीडिया देखा होगा। विकिपीडिया में आप ऐसे बढ़ते जाओगे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कहीं कहीं देखोगे कि ये ब्लू सा होता है, कुछ दिया होता है ब्लू सा, नहीं, यहां पर ब्लू सा कुछ वर्ड्स दे दिया, ठीक है, और जैसे उसको प्रेस करोगे ना तो एक नया ही विंडो खुल जाता है, ठीक है। लेकिन आप सोचो, जब आप इसको पढ़ रहे हो और बार बार ये ब्लू को आप टिक करेंगे तो क्या आपका लय टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे बहुत जगह क्या करते हैं, किताबों में 1 लिख देते हैं और इस 1 के अंदर क्या है वो बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी ढंग से कितनी है, ऐसे 12 अनुसूचियां हैं, क्लियर, और उसमें अलग अलग चीजें दी गई है, क्लियर। जैसे केंद्र और राज्य का जो नाम है, ठीक है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश होगा और कौन कौन से राज्य हैं, वो अनुसूची 1 में दिया गया है, ठीक है। ऐसे मिला के कितने 12 अनुसूचियां। ये पॉइंट क्लियर है सभी का, क्लियर। अब एक प्रश्न है कि सर संविधान और नागरिक के बीच कैसा और कौन सा संबंध स्थापित करता है। देखिए मैं संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं, अभी विस्तार से चर्चा नहीं तो आप लोग ज्यादा उलझ जाओगे। बाकी के अपने क्वेरीज रखिए, मैं अभी 5 मिनट 10 मिनट जो भी होगा क्वेरीज ही आपके टेकअप करूंगा, ठीक है। देखिए समझना, इसमें कहते हैं कि सिटीजनशिप, क्लियर, स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ स्टेट, क्लियर।
सिटीजनशिप जो होती है स्टेट से शुरू होती है और स्टेट पे खत्म होती है, क्लियर। और जब स्टेट कहा जाए तो यहां पर अभी मैंने बताया राज्य का मतलब 3 से होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका जो कि चीजों को लागू करवाती है, एक क्या होता है लेजिस्लेचर, और एक क्या होता है जुडिशरी। नहीं, अच्छा, अनुच्छेद 11 ये कहता कि सिटीजनशिप के बारे में यानी कि नागरिकता के बारे में जो पार्लियामेंट या संसद जो कुछ भी कानून बनाएगी वही अंतिम और क्या होगा, मान्य होगा, अंतिम और मान्य होगा। ये पॉइंट क्लियर है। बाकी का जब मैं सिटीजनशिप आपसे डिस्कस करूंगा तो और विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है। अनुभूति गुप्ता, सर ऑर्डिनेंस को लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करना होता है? बिल्कुल करना होता है बच्चे, अपने क्वेरीज रखिए, जो कुछ भी रखना है, ठीक है। आज का जो भी नहीं समझ में आया या अभी चर्चा के दौरान कुछ यदि आपको लगा हो कि ये चीज नहीं समझ में आई तो क्वेरीज रखिए, ठीक है। देखिए होता क्या है बच्चे, अध्यादेश के बारे में मैं बताऊं या ऑर्डिनेंस, क्लियर। ये संसद के दोनों सदनों से क्या करना पड़ता है, पारित करवाना पड़ता है, बोथ हाउस से, क्लियर। पारित होके किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना एसेंट या अपनी क्या देते हैं, सहमति देते हैं। और जैसे राष्ट्रपति सहमति देते हैं तो वो क्या बन गया, एक्ट बन गया, यानी कि अधिनियम। क्या बन गया, अधिनियम। अब देखना, ये जो ऑर्डिनेंस था वो एक तरीके से अस्थायी था। क्यों? क्योंकि इसको राष्ट्रपति ने जारी किया था। किसने जारी किया था, राष्ट्रपति ने जारी किया था। और राष्ट्रपति संसद तो है नहीं, समझना, वो क्या है, एग्जीक्यूटिव में है, ध्यान देना। और कानून बनाने का अधिकार तो क्या है, संसद के पास है, ये समझिए। चूंकि संसद सत्र में नहीं है तो भैया ये कानून बना दिया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, एक अध्यादेश जारी हो गया, तत्काल कानून। लेकिन उसको अंततः पारित तो करवाओगे, अंत में तो मालिक कानून बनाने का कौन है, तो संसद है, समझना। तो जब भी बैठक होगी संसद की तो उसके 6 हफ्ते के भीतर भीतर पारित करवाना होता है, क्लियर। लेकिन पारित आपको दोनों सदनों से करवाना पड़ेगा, किसी एक सदन से पारित नहीं होगी, क्लियर। और सिर्फ एक सदन से पारित करवा पाए तो वो कानून नहीं बन पाया, क्लियर, और पास नहीं हो पाया। और पास नहीं हो पाया तो 6 हफ्ते के बाद वो स्वतः खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। अब पॉइंट क्लियर हुआ, अनुभूति गुप्ता। देखो बच्चे, अभी हो क्या रहा है, मैं सिर्फ परिचय दे रहा हूं, ठीक है। अभी कोई टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ मैंने ये बताया कि संविधान है क्या। इस चीज में कोई दिक्कत है तो बताओ। आप किसी का परिचय दोगे, मान लो मेरा परिचय देना है तो मेरे चेहरे के बारे में थोड़ा बताओगे, थोड़ा हाथ के बारे में, थोड़ा पैर के बारे में, ऐसा तो करना पड़ेगा ना, तभी तो परिचय आप दे पाएंगे, क्लियर। समझिए, अभी एक्चुअल टॉपिक पे आया नहीं, वो एक्चुअल टॉपिक कहां से शुरू होगा, प्रियम्बल से शुरू होगा। हाँ, यदि प्रेसिडेंट अप्रूव ना करे तो वो कानून नहीं बन पाएगा, ठीक है। समझिए, अब इसमें भी वीटो अलग अलग होते हैं, चर्चा करेंगे जब मैं संसद में आऊंगा, ठीक है। वो कानून नहीं बन पाएगा अप्रूव ना करे तो, क्लियर। इसमें भी शर्त है कि किस तरह का विधेयक है, उस पर डिपेंड करता है, चर्चा करेंगे संसद के अंदर। और बताएं, कोई क्वेरी है किसी की? ओके, तो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास। और कल हम जो समझेंगे, ठीक है, देखिए कल मैं जो आपसे चर्चा करूंगा वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने तरीके से भी इसको पढ़ के आना, ठीक है। और फिर हम भी समझेंगे, आप मैं भी समझाऊंगा आपको। मैं आपको बताऊंगा कि लिखित संविधान क्या होता, ठीक है, और लिखित संविधान क्या होता, क्लियर, रिटन और अनरिटन। पहला ये अंतर बताऊंगा। दूसरा जो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ध्यान देना, लिखित अलिखित के बाद, कि फ्लेक्सिबल और रिजिड, नहीं, लचीला और कठोर संविधान क्या होता, ठीक है। और तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर, वो होगा कि
फेडरल और यूनिटरी, क्लियर, संघीय या एकात्मक, इस पे चर्चा होगी। क्लियर, किस पे चर्चा होगी? इन तीन चीजों पे चर्चा होगी। क्लियर। अब मैं एक दिन पहले आपको बता दूंगा ताकि आप उससे रिलेटेड सारे क्वेरीज को रखिए, ठीक है, क्लास के दौरान ही रखिए, नहीं एक बार पहले से किसी भी किताब से पढ़ के आइए, पढ़ के आ रहेंगे तो डाउट्स आपके पास पहले से तैयार रहेगी, और जब मैं उसको डिस्कस करूंगा तो उस समय वो डाउट्स भी आप पूछ लेना, ठीक है। और आज जो पढ़ाया प्लीज उसको रिवाइज कर लेना, नहीं तो मैं बता रहा हूं 5-7 दिनों के बाद चीजें आपके हाथ से जाएगी। क्लियर, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिवीजन के दौरान चीजें आपको याद भी कर पाते हो और अगले दिन अपने क्वेरीज को भी